है दोस्तों, एडवांस प्लास्टिक मोल्ड प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो ये हमारा फर्स्ट वीक है। फर्स्ट वीक के अंदर हम बात करेंगे मोल्ड मेकिंग के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले प्लास्टिक इंडस्ट्री की जो हिस्ट्री है और प्लास्टिक मोल्ड, इंजेक्शन मोल्ड की जो हिस्ट्री है उसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एक अमेरिकन इन्वेंटर थे जिनका नाम था जॉन वेस्ली हैट। उन्होंने सन 1872 में फर्स्ट इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन को बनाया था। तो बेसिकली उनके द्वारा बनाई गई जो मशीन थी वो बहुत ही सिंपल मशीन थी और एक वर्टिकल टाइप की इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन थी। तो उनका जो मैकेनिज्म था वो कुछ इस तरह से था। उसमें एक सिलेंडर लगा हुआ था, सिलेंडर में एक प्लंजर था। ठीक है, प्लंजर बेसिकली प्लास्टिक मटेरियल को वर्टिकली पुश करता था और एक मोल्ड का इम्प्रेशन जो कि एक बॉल का इम्प्रेशन था। ठीक है, तो बॉल के इम्प्रेशन में उन्होंने प्लंजर से उस मटेरियल को इंजेक्ट किया था। ठीक है, जिसके कारण वो इम्प्रेशन में बॉल का शेप छप गया था और हीटर से उस मटेरियल को मेल्टिंग कंडीशन में लाया गया था। ठीक है, तो जो सिलेंडर आपको दिख रहा है उस सिलेंडर में ही एक हीटर इनबिल्ट लगाया था उन्होंने। तो बेसिकली यही एक कंसेप्ट था सबसे पहले जो वर्टिकल मोल्डिंग मशीन का। ठीक है, तो सबसे पहले जो उन्होंने मटेरियल का यूज़ किया उसका नाम था सेल्यूलोस एसीटेट। तो पहला जो मटेरियल था ये एक नेचुरल रबर था। इन्होंने सबसे पहले इसी मटेरियल का इस्तेमाल किया था। तो हम बात करते हैं प्लास्टिक इंडस्ट्री का एक्सपांड कैसे हुआ। 1940 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हुई थी और 1946 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड ख़त्म हो गई थी। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड ख़त्म होते होते बेसिकली मेटल भी ख़त्म हो गया था। एक तरह से देखा जाए तो मेटल के हथियार बन चुके थे। तो वहाँ पर इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन सन 1946 में मास प्रोडक्शन के लिए स्टार्ट हुई। तो घर के जो बर्तन होते हैं और होम अप्लायंस की जो चीज़ें होती हैं उसके लिए प्लास्टिक का प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा हुआ। ठीक है, तो वहाँ से मास प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। तो 1946 से मास प्रोडक्शन जब हुआ तो वहाँ पर उसके डायमेंशन में एक्यूरेसी थी। ठीक है, तो प्रिसीजन में काम किया गया। ठीक है, और धीरे धीरे ग्रेजुअली मेटल को रिप्लेस कर लिया प्लास्टिक ने। तो इस तरह से प्लास्टिक का रिवॉल्यूशन हुआ। अब हम प्लास्टिक के बारे में बात करते हैं। प्लास्टिक बेसिकली क्या है? प्लास्टिक एक पॉलीमर है जो कि रिपीटेड यूनिट के सब्सटेंस से बना है जिसको हम मोनोमर्स बोलते हैं। तो प्लास्टिक बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होता है थर्मोप्लास्टिक और एक होता है थर्मोसेट। थर्मोप्लास्टिक होता है, थर्मोप्लास्टिक को आप एक बार यूज़ करने के बाद फिर से रिसाइकल कर सकते हो। तो थर्मोप्लास्टिक की ये प्रॉपर्टी होती है। जबकि थर्मोसेट को एक बार अगर आप यूज़ कर लेते हो तो दोबारा उसे रिसाइकल नहीं कर सकते। इसीलिए इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में हम थर्मोसेट्स का यूज़ कम करते हैं। ठीक है, अब सबसे अधिकतर थर्मोप्लास्टिक का ही यूज़ किया जाता है। अब थर्मोप्लास्टिक के अंदर जो मटेरियल आते हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। थर्मोप्लास्टिक के अंदर आता है ABS, PS, PP, LDPE, HDPE, PVC और नायलॉन। ठीक है, तो और भी कुछ मटेरियल हैं जो मैं यहाँ पर लिस्ट में आपको शो कर रहा हूँ। ABS मटेरियल जो होता है वो होता है एक्रोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टीरीन। इसका जो श्रिंकेज वैल्यू होता है वो 0.4 से लेकर 0.6% तक होता है। उसी तरह से हर मटेरियल का एक अलग श्रिंकेज वैल्यू होता है। तो दोस्तों, श्रिंकेज वैल्यू बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। किसी भी मोल्ड को अगर आप डिज़ाइन करते हो तो कंपोनेंट के अंदर आपको श्रिंकेज वैल्यू एक देना होता है। तो बेसिकली वो उसके कंप्लीट कंपोनेंट के वॉल्यूम को थोड़ा सा बढ़ा देता है। श्रिंकेज वैल्यू क्या होता है? तो श्रिंकेज वैल्यू के बारे में हम बात करते हैं। श्रिंकेज वैल्यू बेसिकली कोई कंपोनेंट कोई मटेरियल जो मेल्टिंग कंडीशन में होता है प्लास्टिक का, अगर वो ठंडा होता है तो ठंडा होने के बाद वो बेसिकली कुछ सिकुड़ता है, मतलब अपने डायमेंशन में कुछ कमी लाता है। तो उसी डायमेंशन में, वॉल्यूम में उसी डायमेंशन की कमी को आप श्रिंकेज वैल्यू बोल सकते हो। श्रिंकेज वैल्यू यहाँ पर PP मटेरियल के बारे में मैं बात करता हूँ। तो टोटल वॉल्यूम में PP जो मटेरियल है पॉलीप्रोपिलीन, ये 1 से 2% तक
कम होता है। और नायलॉन का जो श्रिंकेज वैल्यू है वो 1 से लेकर 2.5% तक है। ठीक है। पीएस पॉलीस्टीरीन का जो श्रिंकेज है 0.5 से लेकर 0.6% तक होता है। नायलॉन को बेसिकली हम PA66 और PA6 में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये दो मटेरियल कैटेगराइज हो सकते हैं नायलॉन के अंदर। PA का फुल फॉर्म होता है पॉलीअमाइड। ठीक है। यहाँ पर और भी कुछ थर्मोप्लास्टिक मटेरियल हैं जैसे LDPE लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन और हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन और PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो इस तरह से ये थर्मोप्लास्टिक मटेरियल है जिसका हम यूज इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में करते हैं। यहाँ पर हम इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के बारे में अब कुछ चीजें जानते हैं। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन बेसिकली एक प्रेस मशीन की तरह काम करती है जो कि प्लास्टिक मटेरियल को किसी मोल्ड के अंदर या किसी इंप्रेशन के अंदर इंजेक्ट करने का काम करती है। तो इसी को हम इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन बोलते हैं। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के बेसिकली दो पार्ट होते हैं, क्लैंपिंग यूनिट और इंजेक्शन यूनिट। ठीक है। क्लैंपिंग यूनिट के अंदर प्लेटन और टाई बार की असेंबली होती है और इसी के टाई बार के सेंटर में हम अपने मोल्ड को, अपने टूल को इसके अंदर हम लगाते हैं। ठीक है। और इंजेक्शन यूनिट में हीटर, बैरल और स्क्रू की असेंबली होती है। ठीक है। और यहाँ पर एक हॉपर भी लगा होता है। बेसिकली हॉपर से प्लास्टिक मटेरियल के पैलेट्स को अंदर डाला जाता है। ठीक है। और बैरल के अंदर जब पैलेट्स प्लास्टिक मटेरियल के पहुंच जाते हैं तो हीटर के थ्रू उसको गर्म किया जाता है और मेल्टिंग कंडीशन में लाया जाता है। स्क्रू जब ड्राइव करना स्टार्ट करता है तो स्क्रू बेसिकली मटेरियल को आगे की ओर धकेलता है। तो बेसिकली ये एक फीड सिस्टम की तरह काम करता है। और एक जो नोजल होता है, नोजल से मटेरियल टूल के अंदर या मोल्ड के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है। तो ये एक वर्किंग इंजेक्शन मोल्डिंग के बारे में मैंने आपको बताया। तो इस तरह से इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन काम करती है। अब किसी भी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के बारे में कुछ रिक्वायर्ड डाटा है जो कि आपको पता होना चाहिए। तो जब भी आप इंजेक्शन मोल्ड के लिए कोई टूल डिज़ाइन करते हो या फिर आप मोल्ड डिज़ाइन करते हो तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है, ये आपको हमेशा पता होना चाहिए मोल्ड डिज़ाइन करने से पहले। ठीक है। तो सबसे पहला मैंने फैक्टर जो बताया था वो था श्रिंकेज वैल्यू। तो आपको मटेरियल के बारे में श्रिंकेज वैल्यू पता होना चाहिए कि कितना इसका श्रिंकेज वैल्यू है। सपोज कि अगर कोई मटेरियल है वो अगर दो मटेरियल के कॉम्बिनेशन से बना है या फिर दो मटेरियल की उसके अंदर इम्प्योरिटी आप बोल सकते हो तो उसका श्रिंकेज वैल्यू चेंज हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के बारे में बात करते हैं कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के अंदर कौन सा डाटा रिक्वायर्ड है जो हमें चाहिए होता है। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का टनेज हमें पता होना चाहिए। तो टनेज ऑफ मशीन के बारे में हमें पता होना चाहिए कि कितने टन की मशीन है, बेसिकली कितना वो फोर्स लगाती है या फिर कितने उसमें टन है। तो 50 टन, 100 टन, 200 टन इस तरह की मशीन कैटेगराइज की जा सकती है और मार्केट में अवेलेबल है। इंजेक्शन प्रेशर उस मशीन का कितना है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है। तो उस हिसाब से ही हम मटेरियल को सिलेक्ट करते हैं किसी मोल्ड के लिए। टाई बार के डिस्टेंस हमको पता होना चाहिए। टाई बार और प्लेटन का साइज हमें पता होना चाहिए ताकि हम अपने मोल्ड के साइज को डिफाइन कर सकें। सपोज कि टाई बार की जो डिस्टेंस है वो अगर मोल्ड से कम है तो मोल्ड उसके अंदर फिट नहीं होगा और प्लेटन में भी वो हमारा मोल्ड फिट नहीं होगा। तो इस कारण से हमें टाई बार के डिस्टेंस और प्लेटन का साइज पता होना चाहिए। क्लोजिंग और ओपनिंग जो लिमिट होती है उसके बारे में पता होना चाहिए ताकि हम अपने मोल्ड की शट हाइट को डिसाइड कर सकें। ठीक है। तो यहाँ पर क्लोजिंग और ओपनिंग के लिए एक लिमिट होती है जो कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के ऊपर लिखी होती है। सपोज कि उसकी जो ओपनिंग कंडीशन है वो 600 mm तक है। ठीक है। या फिर उसकी जो क्लोजिंग जो लिमिट है वो 250 या 300 mm तक है। तो वो चीज हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? जिस भी कंपोनेंट को या जिस भी पार्ट को आप डिज़ाइन करते हो तो उसको बनाने के लिए आपको टूल को डिज़ाइन करना होता है। ठीक है।
तो जब टूल को आप डिज़ाइन करते हो तो उसको मैन्युफैक्चरिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जिन जिन मशीनों की और जिन जिन टेक्निक की आपको ज़रूरत होती है उसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी मोल्ड को डिज़ाइन कर रहे हो और उसकी कोर और केविटी को अगर आप डिज़ाइन कर रहे हो और कोर और केविटी में आपको इम्प्रेशन को बनाना है, तो इम्प्रेशन को बनाने के लिए आपको कौन कौन सी टेक्निक लगेगी और कौन कौन सी मशीनों का इस्तेमाल आपको उसको करना पड़ेगा उसको बनाने के लिए, अगर आपको उन चीज़ों का नॉलेज होगा तो आप डिज़ाइनिंग आसानी से कर सकते हो। ठीक है, और डिज़ाइनिंग करते समय आप ये सोच सकते हो कि आप उस मोल्ड की कॉस्ट को कैसे कम करें। ठीक है, तो मोल्ड की कॉस्ट को कम करने के लिए, ठीक है, आपको मैन्युफैक्चरिंग का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैं आपको दो कोर और केविटी बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स केविटी का एक डायग्राम आपको दिख रहा है जिसके अंदर जो ज्योमेट्री है और जो इम्प्रेशन की ज्योमेट्री है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। तो इसको बनाने के लिए हमें किन किन मेथड की ज़रूरत होती है उसके बारे में हम बात करते हैं। सपोज कि ये जो कॉम्प्लेक्स केविटी है इसको बनाने के लिए हमने वीएमसी मशीन का यूज़ किया है और साथ में हमने ईडीएम ऑपरेशन भी इसके अंदर किए हैं जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करके ईडीएम ऑपरेशन करा है। ठीक है, ये एक सिंपल कोर और केविटी है। तो उन मैन्युफैक्चरिंग का जिसमें हमने कॉम्प्लेक्स केविटी को बनाने के लिए यूज़ किया है, तो इसको बनाने के लिए हमें उन मशीनों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके लिए हम कन्वेंशनल मशीन जो कि मैनुअल मशीन होती है जो जिसके लिए स्किल्ड ऑपरेटर की ज़रूरत होती है उसका भी इस्तेमाल करके हम इन कोर और केविटी को हम बना सकते हैं। तो इस तरह से हम कॉस्टिंग भी बचा सकते हैं और कॉस्टिंग को रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें मैन्युफैक्चरिंग का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं मशीन टूल के बारे में। तो एक मशीन का पर्पस क्या होता है? बेसिकली किसी भी मशीन टूल का पर्पस होता है मेटल को रिमूव करना। अब मेटल को वो मशीन किस तरह से रिमूव करती है उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिफरेंट वे में वो मेटल को रिमूव करती है। तो उस हिसाब से हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं कि कौन सी मशीन का टाइप क्या है। फॉर एग्जाम्पल, लेथ मशीन की अगर मैं बात करूं तो लेथ मशीन बेसिकली सिंगल पॉइंट कटिंग टूल पे काम करती है और इसमें लेथ मशीन में वर्क पीस को हम रोटेट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसमें वर्क पीस मूव करता है और जो टूल होता है वो स्टेशनरी कंडीशन में होता है। और दूसरी जगह अगर मैं मिलिंग मशीन की अगर बात करूं तो मिलिंग मशीन में जो टूल है वो मूविंग कंडीशन में होता है और जो वर्क पीस होता है वो स्टेशनरी होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम मशीन टूल को कैटेगराइज कर सकते हैं। बेसिकली जो मशीन्स होती हैं वो दो तरह की मशीन्स होती हैं, कन्वेंशनल मशीन और नॉन कन्वेंशनल मशीन। अब कन्वेंशनल मशीन की अगर मैं बात करूं तो कन्वेंशनल मशीन वह मशीन होती है जिसके अंदर हमें स्किल्ड ऑपरेटर की जरूरत होती है। तो स्किल्ड ऑपरेटर ही उस मशीन को ऑपरेट कर सकता है और जॉब वर्क को कर सकता है। ठीक है, जैसे कि लेथ मशीन का यूज हम टर्निंग, बोरिंग और स्क्रू कटिंग करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो लेथ मशीन के लिए जो कि मैनुअल मशीन होती है, जो कि कन्वेंशनल मशीन होती है, इसके लिए स्किल्ड ऑपरेटर की जरूरत होती है। अब उसी तरह नॉन कन्वेंशनल मशीन की अगर मैं बात करूं तो नॉन कन्वेंशनल मशीन ऐसी मशीन जिसके लिए हमें स्किल्ड ऑपरेटर की जरूरत नहीं होती। इसके लिए हम इसमें एक प्रोग्राम बनाते हैं और प्रोग्राम को ही एग्जीक्यूट करते हैं और वही प्रोग्राम उस जॉब के ऊपर चल जाता है या फिर उस वर्क पीस के ऊपर चल जाता है और आपका वर्क पीस फिनिश कंडीशन में आ जाता है। तो इसी मशीन को आप नॉन कन्वेंशनल मशीन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वीएमसी मशीन, वर्टिकल मिलिंग मशीन, जो कि कंप्यूटर से ऑपरेट होती है या फिर उसमें एक कंट्रोल सिस्टम होता है जिसमें दो तरह के कंट्रोल सिस्टम होते हैं। तो वीएमसी में जो हम यूज करते हैं वो कंट्रोल सिस्टम होते हैं फानुक कंट्रोल सिस्टम और सीमेन कंट्रोल सिस्टम। तो इन कंट्रोल सिस्टम का यूज करके आप किसी भी प्रोग्राम को, जो कि मैन्युफैक्चरिंग का प्रोग्राम होता है, जो कि सॉफ्टवेयर जनरेटेड होता है, उसको आप एग्जीक्यूट करके जॉब वर्क को कंप्लीट कर सकते हो। तो इसी को नॉन कन्वेंशनल मशीन बोलते हैं। दोस्तों, मशीन टूल में हम कुछ मशीनों के बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं कुछ कन्वेंशनल मशीन के बारे में बात करता हूँ। तो कन्वेंशनल मशीन के बारे में मैंने आपको बताया है कि कन्वेंशनल मशीन वह मशीन होती है जिसके लिए स्किल्ड ऑपरेटर की जरूरत होती है। विदाउट स्किल्ड ऑपरेटर हम उसका मशीन को ऑपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो बेसिकली लेबर कॉस्ट
कन्वेंशन मशीन के कारण बढ़ जाती है। तो लेबर के लिए आपको पैसा ज़्यादा देना होता है। ठीक है, अब सबसे पहली जो मशीन है कन्वेंशन मशीन, वो है लेथ मशीन। लेथ मशीन हम यूज़ करते हैं टर्निंग के लिए। ठीक है, तो किसी भी राउंड पार्ट की मशीनिंग के लिए हम लेथ मशीन का इस्तेमाल करते हैं। बोरिंग के लिए भी हम लेथ मशीन का इस्तेमाल करते हैं, और साथ में स्क्रू की जो कटिंग होती है, जो थ्रेड बनाने का काम होता है, वो भी हम लेथ मशीन से ही करते हैं। लेथ मशीन में जो टूल होता है वो स्टेशनरी होता है, और जो वर्कपीस होता है वो रोटेटरी कंडीशन में होता है। ठीक है, तो वो एक एक्सिस पे घूमता है और टूल टच होके के उस मेटल को काटता है। तो यही लेथ मशीन का पर्पस है। तो यहाँ पर एक लेथ मशीन का मैं एक डायग्राम बता रहा हूँ, जिसमें हेड स्टॉक है और एक टेल स्टॉक है। ठीक है, और एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो बेसिक जो इसके एलिमेंट है वो इस तरह से होते हैं। अब मैं बात करता हूँ सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन की। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल सरफेस को बनाने के लिए सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन का यूज किया जाता है। तो किसी भी वर्कपीस के सिलेंड्रिकल सरफेस को अगर आपको फिनिश करना है, तो फिनिश करने के लिए आप इस मशीन का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसके डायग्राम से आप देख सकते हो कि किस तरह से ये मशीन काम करती है। अब मैं बात करता हूँ सरफेस ग्राइंडिंग मशीन के बारे में। तो किसी भी वर्कपीस की सरफेस को फ्लैट बनाने के लिए आपको सरफेस ग्राइंडिंग मशीन की जरूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस डायग्राम में आपको एक वर्कपीस दिख रहा है। ठीक है, और इसके अंदर एक व्हील गार्ड आपको दिख रहा है। व्हील गार्ड के नीचे जो एक व्हील लगा होता है वो एब्रेसिव मटेरियल का बना होता है, तो इसको एब्रेसिव व्हील भी आप बोल सकते हो। इसके ऊपर आप कूलेंट प्रोवाइड कराते हो वर्कपीस के ऊपर, क्योंकि जब एब्रेसिव व्हील से वर्कपीस टच होता है तो वो बहुत ही हॉट कंडीशन में आ जाता है, तो इसीलिए हमको उसको कूलेंट को प्रोवाइड कराना होता है ताकि वर्कपीस ठंडा रहे। ठीक है, तो वर्टिकल हैंड व्हील यहाँ पर मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ इस सरफेस ग्राइंडर में। ठीक है, ताकि उसको ऑपरेट कर सके। ठीक है, एक बेस है, तो बेस के ऊपर इस कंप्लीट एक सिस्टम को मैंने रखा हुआ है। तो यही सरफेस ग्राइंडिंग का वर्क है। अब मिलिंग मशीन के बारे में बात करते हैं। मिलिंग मशीन बेसिकली मटेरियल को रिमूव करने के लिए या मेटल को रैपिड कंडीशन में रिमूव करने के लिए यूज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मिलिंग मशीन दो तरह की होती है, हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन और वर्टिकल मिलिंग मशीन। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मिलिंग मशीन को मैं एक ही डायग्राम में बता रहा हूँ। तो इसके कुछ पार्ट्स हैं, जिसमें मिलिंग हेड, स्पिंडल और ये कटर जो आपको दिख रहा है, जो कि दोनों में लगा हुआ है, और एक सैडल है। तो सैडल को आप एक तरह से बोल सकते हो कि ये एक बेड की तरह काम करता है। नी है और इसकी एक बेस प्लेट है। ठीक है, इसके पीछे का जो ऑप्शन है, जो पार्ट है, वो है रैम, और इसमें जो हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन में है वो है आर्बर। ठीक है, अब यहाँ पर एक टिपिकल सरफेस ग्राइंडिंग मशीन आपको दिख रही है, जिसके मैं कुछ आपको पार्ट्स दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर एक व्हील हेड है और एक व्हील गार्ड है, और उसी तरह से जिस तरह से सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन में था, उस तरह से एब्रेसिव एक मटेरियल का एक व्हील है। ठीक है, और वर्कपीस को मैंने उसी तरह से बेड पे रखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर एक वर्क टेबल है, जिसको आप बेड बोल सकते हो। तो इस तरह से इन मशीनों का यूज करके आप मोल्ड बेस को तैयार कर सकते हो, मोल्ड को बना सकते हो। तो इन मशीनों का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। और इन मशीनों में कौन कौन से टूल का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी मेटल को फिनिश प्रोडक्ट में लाने के लिए। ठीक है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं मोल्ड बेस के बारे में। तो बेसिकली मोल्ड बेस क्या होता है दोस्तों? मोल्ड बेस किसी भी मोल्ड का एक कंप्लीट एक बेस होता है, जिसके अंदर कुछ प्लेटों की असेंबली होती है और कुछ चाइल्ड पार्ट्स की भी असेंबली होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने कोर इंसर्ट और केविटी इंसर्ट को मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा। ठीक है, तो सिर्फ मैं यहाँ पर मोल्ड बेस को इंक्लूड कर रहा हूँ। तो इसमें यहाँ पर टॉप प्लेट, ठीक है, और बॉटम प्लेट। तो टॉप प्लेट सबसे ऊपर है और बॉटम प्लेट सबसे नीचे है। तो इन्हीं दो प्लेटों के बीच में पूरी की पूरी असेंबली है। ठीक है, बीच में सेंटर में आपको एक प्लेट दिख रही है, जिसको बोलते हैं केविटी प्लेट और कोर प्लेट। तो बेसिकली ये दो मोल्ड बेस दो हाफ में होता है, एक होता है मूविंग हाफ और एक होता है फिक्स्ड हाफ। तो इजेक्टर ग्रिड का जो सिस्टम है वो बेसिकली मूविंग हाफ में आता है,
और क्योंकि इसमें इजेक्टर ग्रिड मूव करती है और कंपोनेंट को बाहर करने का काम करती है। और जो कैविटी प्लेट होती है और कैविटी बैक प्लेट होती है, ये बेसिकली एक फिक्स्ड हाफ में आते हैं। ठीक है, तो इसके पार्ट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं, कौन कौन से पार्ट्स हम इस मोल्ड बेस में बता रहे हैं। टॉप प्लेट, कैविटी प्लेट और कैविटी बैक प्लेट। ठीक है, कोर प्लेट, और कोर प्लेट के नीचे आपको दिख रही है कोर बैक प्लेट। ठीक है, अब इजेक्टर ग्रिड में इजेक्टर प्लेट और इजेक्टर बैक प्लेट। ठीक है, तो इजेक्टर बैक प्लेट के जो आगे एक प्लेट लगी है उसको इजेक्टर रिटर्नर प्लेट भी बोलते हैं। ठीक है, और दो आपको स्पेसर ब्लॉक दिख रहे हैं। तो स्पेसर ब्लॉक बेसिकली इजेक्टर ग्रिड के लिए कुछ एक ट्रेवलिंग मूवमेंट प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, ताकि इजेक्टर ग्रिड मूव कर सके। ठीक है, और आपको यहाँ पर एक बॉटम प्लेट भी सबसे नीचे दिख रही है जो कि स्पेसर के नीचे है। ठीक है, जो आपको होल दिख रहे हैं वो बेसिकली कूलिंग पाइप के लिए होल दिए जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल होल बताया है, और कूलिंग पार्ट की ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड करती है, जो कि हम आगे कुछ लेक्चरों में हम बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर गाइड पिलर और गाइड बुश है जो कि चाइल्ड पार्ट है। तो गाइड पिलर और गाइड बुश का इस्तेमाल बेसिकली किया जाता है मोल्ड के अलाइनमेंट के लिए। ठीक है, इसमें एक और चीज होती है इंटरलॉक। तो इंटरलॉक भी अलाइनमेंट के लिए यूज होता है, लेकिन इंटरलॉक में इसमें नहीं बताऊंगा। इंटरलॉक में बताऊंगा जब मोल्ड को मैं डिजाइन करूंगा, कुछ मल्टी कैविटी मोल्ड को अगर मैं डिजाइन करूंगा तो मैं उसमें आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने बोल्टिंग बताई है, तो बोल्टिंग भी मोल्ड बेस के ही पार्ट है। यहाँ पर इजेक्टर पिन है जो कि इजेक्टर ग्रिड में फिक्स हुई है। ठीक है, तो कॉलर टाइप का एक कॉलर बनाया है मैंने इजेक्टर पिन के पीछे, तो उससे मैंने इसको इजेक्टर प्लेट में फिक्स कर रखा है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक मोल्ड बेस है, जो कि मोल्ड बेस हम किसी कोर और कैविटी को इसमें फिक्स करके आप कंप्लीट एक 2 कैविटी मोल्ड को बना सकते हो। तो मोल्ड बेस के बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है, जो कि हम अगले वीक में हम कंप्लीट एक मोल्ड बेस को लेंगे और उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल मशीन के बारे में। नॉन कन्वेंशनल मशीन जो होती है वो ऑटोमेटिक मशीन होती है। बेसिकली सीएनसी मशीन से अगर मैं स्टार्ट करूं तो सीएनसी मशीन और वीएमसी मशीन, ये जो मशीनें होती हैं ये कंप्यूटर ऑपरेटेड मशीन होती है, जिसमें कि एक कंट्रोल सिस्टम लगा होता है, और कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल करके हम प्रोग्राम को इसके अंदर एग्जीक्यूट कराते हैं और वर्कपीस से फिनिश प्रोडक्ट तैयार करते हैं। ठीक है, तो वीएमसी मशीन और सीएनसी मशीन के बारे में मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा। मैं आपको मेन 2 मशीनों के बारे में बताता हूं, एक है ईडीएम मशीन और एक है वायर कट मशीन। तो सबसे पहले ईडीएम मशीन के बारे में बात करते हैं। ईडीएम मशीन क्या होता है? बेसिकली ईडीएम मशीन का हम उपयोग इसलिए करते हैं ताकि जो भी वीएमसी से या फिर सीएनसी मशीन से जो प्रोफाइल को काटना पॉसिबल नहीं है, उसके लिए हम ईडीएम मशीन का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम कॉपर के इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं किसी भी मटेरियल को रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर किसी प्रोफाइल के लिए आप ईडीएम के लिए इलेक्ट्रोड बनाते हो, ठीक है, तो इलेक्ट्रोड जो बनता है वो कॉपर मटेरियल का होता है। तो यहाँ पर आपको 2 इलेक्ट्रोड बनाना होते हैं। एक होता है रफ इलेक्ट्रोड, एक होता है फिनिश इलेक्ट्रोड। रफ इलेक्ट्रोड के लिए आप जो ऑफसेट लेते हो मटेरियल में, प्रोफाइल में जो ऑफसेट लेते हो इलेक्ट्रोड की प्रोफाइल में आप 300 माइक्रोन का ऑफसेट लेते हो पर टोटल साइड में। ठीक है, और फिनिश के लिए आप 150 माइक्रोन का ऑफसेट लेते हो। तो इसमें ऑफसेट लेना पड़ता है ताकि मटेरियल को आप स्पार्क गैप में रिमूव कर सको। स्पार्क गैप के कारण ही आपको इस तरह से ऑफसेट लेना होता है, क्योंकि जब मटेरियल वर्कपीस में से रिमूव होता है तो कुछ स्पार्क गैप होती है, जो कि यहाँ पर 70 माइक्रोन की, या फिर अगर आप जितना ऑफसेट ले रहे हो उतनी ही स्पार्क गैप होती है। तो हर मशीन की अलग अलग स्पार्क गैप होती है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ वायर कट मशीन के बारे में। वायर कट मशीन बेसिकली थ्रू ऑप्शन के लिए यूज होते हैं। अब मोल्ड बेस में अगर मैं बात करूं या फिर मोल्ड डिजाइन में अगर बात करूं, तो जो इजेक्टर पिन जो होती है, जहां से इजेक्टर दूसरी प्लेट में मूव करती है, ठीक है, तो हार्ड मटेरियल के लिए आप उसमें होल करने के लिए आपको वायर कट मशीन की जरूरत होती है। इसमें जो कॉपर का वायर का इस्तेमाल होता है, तो कॉपर का वायर इसमें 100 माइक्रोन से लेकर 300 माइक्रोन तक, मतलब 0.1 से लेकर 0.3 mm तक का डाया का हो सकता है। ठीक है,
तो इस तरह से वायर कट मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि यहाँ पर ऑपरेशन में आपको दिख रहा है। यहाँ पर डाई इलेक्ट्रिक सप्लाई दी जाती है। यहाँ पर ये वर्क पीस है, ठीक है, और ये वायर का मूवमेंट है। यहाँ पर वायर के डाया को आप इस तरह से ले सकते हो, और यहाँ पर आपको एक स्पार्क गैप दिख रहा है, तो स्पार्क गैप इस तरह से आपको कंसिडर करना होता है, ठीक है। अब ईडीएम मशीन और वायर कट मशीन का हम यूज़ क्यों करते हैं? बेसिकली जब कोर और केविटी के लिए हम जिस मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं वो बेसिकली P20 मटेरियल होता है, या फिर H13 या फिर H11 मटेरियल होता है। इनकी जो हार्डनेस होती है वो 50 HRC से ऊपर होती है। तो इन हार्ड मटेरियल को काटने के लिए आपको टूल या कटर से इसको आप काट नहीं सकते, तो इसको काटने के लिए आपको स्पेशल पर्पस मशीन की ज़रूरत होती है। तो ये कुछ स्पेशल पर्पस मशीन है जिसमें ईडीएम मशीन और वायर कट मशीन है, इसी से आप उस हार्ड मटेरियल को आसानी से काट सकते हो, ठीक है। तो ये था दोस्तों मशीनों के बारे में, मोल्ड मेकिंग के बारे में, कि मोल्ड मेकिंग किन किन मशीनों से आपको ज़रूरत होती है, किन किन मशीनों की आवश्यकता होती है मोल्ड को बनाने के लिए। तो उसके बारे में मैंने आपको कुछ बताया, ठीक है। मैंने आपको 5 क्वेश्चन का एक असाइनमेंट दिया है। उस असाइनमेंट को अगर आप कंप्लीट करते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आगे बताने वाला हूँ, वो आपकी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। तो असाइनमेंट को कंप्लीट करके आप 1 वीक में मुझे प्रोवाइड करा दीजिए, ठीक है। तो अगले वीक में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों बाय।